वेलकम फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेटिकल स्कूल। ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 17 है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हर रोज एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं जो आपको आईआईटी सैन 2022 के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और जैसे बीएचयू, नेट, गेट, सीएमआई, ये सब में जितने भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज। तो आपको इन सब एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा मेरे इस लेक्चर के थ्रू। तो मैं आपको सारे सिलेबस को कवर करवाऊंगा इसमें। तो आप लोग प्लीज इसको फॉलो कीजिए अच्छे से और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन खत्म कर चुके थे, उस पर अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए। आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उस पर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई इक्वेशन में ले लूं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो आपको पता है कि आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो x और y का कोई ना कोई वैल्यू आपको जरूर मिलेगा। x और y का कोई ना कोई वैल्यू आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर इसी इसी इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो वो कुछ ऐसे लिखाएगा। जितने भी x के कोफिशिएंट है वो लिखा जाएंगे, जितने भी y के कोफिशिएंट है वो सारे लिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 3 है, और इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर इस जगह y का कोफिशिएंट 1 है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर अगर यहाँ पर एक्स वाई लिख दिया जाए, जो वेरिएबल इस इक्वेशन में यूज किया गया है, एक्स वाई अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, और इसके बाद ये जो रिजल्ट है 5 और 1, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, ये इसको मैट्रिक्स बोलिए या फिर वेक्टर बोलिए, बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं तो इस वर्ड का यूज भी करें तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के साथ ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद फिर से ऐसा ही फॉर्म ले लेगा। अगर हम लोग इसको 5 और 1 के इक्वल कर दे तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कैसे ये इसका फॉर्म लेगा और ये कैसे उसका फॉर्म है। समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 3 को सबसे पहले हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3x, और फिर 2 को किससे, y से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ये कितना 2y हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y हो जाएगा, एंड ये फिर एक मैट्रिक्स बन गया। ये किसके बराबर है, 5 1 के बराबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस 1, सॉरी 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो मैट्रिक्स मैंने इसको ये जो इक्वेशन है इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो फिर से ये जो मैट्रिक्स है वो फिर से इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि हम लोग उसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे वाले मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर तो सिंपल से 2 इक्वेशन है तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए, बट अगर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन्स, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ा दिए जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। तो इसी वजह से हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन का यूज ना करके ऐसे मैट्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग इस पर देखेंगे कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करता है, कब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब हम लोग जानेंगे इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो टाइप, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो टाइप, सबसे पहले तो हम लोग इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 टाइप का इक्वेशन होता है, 2 टाइप का होता है ये। पहला होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस। ये 2 टाइप होता है। तो होमोजीनियस ये है और ये नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस का टाइप होता है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये ए वही कॉफिशिएंट वाला मैट्रिक्स जो अभी हम लोग लिखे थे, और यहाँ पर ये होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहां पर बी नॉन जीरो होता है, बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, ऐसा बोलिए। बट ये जो जीरो लिखा हुआ है ये जीरो नल मैट्रिक्स है या फिर नल वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर ये जो ए है ये वही ए है जो यहाँ पर हम लोग लिखे थे 3
3 1 2, ठीक। और यहाँ पर ये एक्स वाई टाइप होगा, ये एक्स, और इस जगह हो जाएगा ये आपका 0 0। ऐसा टाइप रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये जो इक्वेशन है, ये जो मैट्रिक्स है, ये होमोजीनियस है, ये मैट्रिक्स होमोजीनियस है। समझ में आ रहा है? और अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ हो 3 3 1 2 और ये एक्स वाई हो, और यहाँ पर कोई नंबर हो, मान लीजिए 5 और 6, मतलब ये नन जीरो है। ये जब नन जीरो होगा तो बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नन होमोजीनियस है। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग इस लेक्चर में ज्यादा पढ़ेंगे होमोजीनियस के बारे में, फिर मैं होमोजीनियस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले होमोजीनियस के बारे में पढ़ते हैं। होमोजीनियस क्या है, उसका सॉल्यूशन। ठीक, होमोजीनियस देखिए, अगर मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू जीरो टाइप है, अगर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो टाइप है, देन ए इज होमोजीनियस मैट्रिक्स। ठीक, अगर ऐसा इक्वेशन है, अगर इस टाइप के इक्वेशन से ये बना हुआ है, अगर ऐसा सिस्टम है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि सॉल्यूशन मस्ट बी एग्जिस्ट, सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहां पर जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये कंसिस्टेंट है। ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट का कोई केस नहीं बनने वाला है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट कभी होगा ही नहीं, हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कहते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। इतना तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ लिख देता हूं मैं, सॉल्यूशन मस्ट बी एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो अब यहाँ सवाल आता है कि सॉल्यूशन कैसा हो, सॉल्यूशन कैसा हो, क्या इनफाइनाइट होगा, क्या यूनिक होगा? दो टाइप का ही तो हो सकता है ना, या तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा या सॉल्यूशन यूनिक होगा। ठीक, तो सॉल्यूशन का दो टाइप होगा, पहला यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो यूनिक सॉल्यूशन पे पहले बात करते हैं हम लोग। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? अगर मैट्रिक्स, देखिए अगर सिस्टम होमोजीनियस है, पहले मैं होमोजीनियस लिख दूं ताकि आपको ज्यादा कुछ क्लियर रहे। ax इज इक्वल टू जीरो, ये आपका सिस्टम है। ठीक, अगर ऐसा सिस्टम है और सॉल्यूशन यूनिक है, अगर सिस्टम है ये होमोजीनियस और सॉल्यूशन यूनिक है, तो याद रखिए कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नेवर बी जीरो होगा, मतलब कभी भी जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो यहां से कहा जा सकता है कि इसका रैंक कभी भी लेस देन इसके ऑर्डर से नहीं होगा। मतलब सपोज कर लीजिए कि n, ऑर्डर इसका n है, वेयर मैं यहाँ लिख दूं, वेयर ए जो है ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ठीक है, n क्रॉस n, तो ये रैंक लेस देन कभी भी नहीं होगा, लेस देन कभी भी नहीं होगा। मतलब इसको ऐसे लिखिए, लेस देन कभी भी नहीं होगा, ये आपका इक्वल होगा। ठीक है, रैंक हमेशा इक्वल होगा ऑर्डर के। आगे समझ में? ऐसा है तो समझ लीजिए कि सिस्टम होमोजीनियस है। सिस्टम होमोजीनियस है मतलब मैट्रिक्स भी ए क्या है, होमोजीनियस है, ऐसा कहते हैं। तो ये इफ एंड ओनली इफ है। ठीक, अगर ऐसा है, सिस्टम होमोजीनियस है और सॉल्यूशन यूनिक है तो ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि सिस्टम होमोजीनियस है। ठीक, तो सिस्टम होमोजीनियस है, ये ऐसा कंडीशन है। ठीक है, मैं अगर इसको ऐसे थोड़ा डेफिनेशन थ्रू लिख दूं, इफ ये आपका रिजल्ट है, याद रखिए इसको। ठीक है, ऐसा होता है। अब मान लीजिए सॉल्यूशन इनफाइनाइट, सॉल्यूशन इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं, सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है तो कैसा केस बनता है? जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा और आपका सिस्टम होमोजेनियस दिया हुआ है, ठीक है, वेयर ये क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक, ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है।
तो हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो अगर सिस्टम होमोजीनियस है और ये ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो कहेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा एंड रैंक हमेशा लेस देन n होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 होगा और रैंक हमेशा लेस देन n होगा। इतना तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए, ये जब भी ऐसा हो रहा है तो रैंक, ये डिटर्मिनेंट का 0 होने का मतलब है कि यहाँ पर मैट्रिक्स स्क्वायर है, n क्रॉस n का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इतना तक अभी आपको फिलहाल समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये भी अभी क्या है, ये भी इफ एंड ओनली इफ केस है, मतलब कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो भी ऐसा होगा, मतलब दोनों तरफ से ट्रू है बात। ठीक है, ये बात दोनों तरफ से ट्रू है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट ax is equals to 0 have infinite solution if and only if मैट्रिक्स A का ये डिटर्मिनेंट 0 होगा एंड रैंक ऑफ A लेस देन n होगा, रैंक ऑफ A लेस देन n होगा। इतना तक समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। एक अब रिजल्ट है, इफ नलिटी ऑफ A, वही मैट्रिक्स A, ठीक है, होमोजेनियस वाला, if nullity of A is equals to 0, nullity of A is equals to 0, then kernel of A is equal to 0 0 0। ये तो आप लोग को मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि अगर नलिटी 0 है तो ये 0 होता है। ठीक है, नलिटी 0 है तो इसका मतलब उसके पास कोई भी कर्नल, मतलब कोई भी नल स्पेस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, नल स्पेस पूरा खाली है, उसमें कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक, अब देखिए, अगर ये ऐसा है तो इसका कहने का मतलब ये है x इज इक्वल्स टू भी 0 है, y इज इक्वल्स टू भी 0 है और z इज इक्वल्स टू भी 0 है, ऐसा है। ठीक है, अगर नलिटी 0 है तो इसका मतलब कर्नल 0 है, और कर्नल 0 है तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, x भी 0, y भी 0 और z भी 0। मैं आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पिछला लेक्चर जा करके देखिए आप। ठीक है, मतलब ऐसा, ये अगर कोई भी f है और ये कोई भी डैश एफ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एनपी है, ठीक, इसके पास सारा एलिमेंट क्या है, 0 0 है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, बट इसके पास कुछ है नहीं। ठीक, जिसके वजह से ये क्या होगा, 0 होगा। तो यही था यहाँ पर, ये क्या 0 0 है। आ गया समझ में? नहीं देखा है आपने तो पीछे जाकर के देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया बस कि इसके पास कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर देखिए, अगर रैंक n है ए का, रैंक n है ए का और डायमेंशन भी क्या है, n है, रैंक n है, डायमेंशन n है, तो श्योर है कि नलिटी क्या होगा, 0 होगा। और जब नलिटी 0 हो जाए, तो इसका मतलब आप ही बताइए, सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। सॉल्यूशन यूनिक होगा, इसका मतलब क्या, ऑल सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन है 0 होगा। देख लीजिए, x इज इक्वल टू 0 अभी यहाँ लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 0 यहाँ लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू 0 यहाँ लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू भी 0 आएगा, y इज इक्वल टू भी 0 आएगा और z इज इक्वल टू भी 0 आएगा। जब ऐसा आ गया, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है और z का वैल्यू 0 है, तीनों का तीनों वैल्यू जब 0 है तो इसका मतलब वो 0 0 भी तो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या सॉल्यूशन है, वो 0 सॉल्यूशन। ठीक है, ये था आपका। आगे बढ़ते हैं। अगर नलिटी 0 नहीं है, इफ n8 नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट मीन्स अगर नलिटी 0 नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका सॉल्यूशन कहियो यूनिक नहीं होगा, कभी यूनिक होने वाला नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन कभी भी यूनिक होने वाला नहीं है। ठीक, नलिटी 0 नहीं है, इसका मतलब नलिटी कुछ तो होगा, 1 होगा, 2 होगा, कुछ होगा।
जब नलिटी 1 कुछ ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि रैंक अपने आप गिर जाएगा, मतलब रैंक अपने आप कम हो जाएगा। नलिटी जब 0 नहीं होगा, नलिटी का कोई ना कोई जब वैल्यू होगा तो इसका मतलब रैंक का वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा, और रैंक जैसे ही कम होगा इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट जब 0 हो जाएगा इसका मतलब सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। रैंक, ये नलिटी इतना 0 नहीं है, इसका मतलब नलिटी क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा, और नलिटी जब 1 या 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या, रैंक हमेशा लेस देन n होगा, इक्वल टू नहीं, लेस देन n। रैंक हमेशा लेस देन n होगा, और रैंक लेस देन n हुआ इसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0, और डिटर्मिनेंट हुआ 0 मतलब कि सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट। अभी तुरंत बताया हूं मैं पीछे में, देखिए डिटर्मिनेंट 0 मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 का मतलब क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। लेट m इज इक्वल टू अल्फा 1 1 बीटा 1 1 1। तो देखिए आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन, m कोई मैट्रिक्स है ऐसा जिसमें दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट 1 है। ठीक, ऐसा बोला गया है। ये अल्फा बीटा गामा रियल नंबर्स है। अब एक कोई x है, ये x कोई वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है x1 x2 x3। ठीक है, ये R3 से है। तो आपको कहा जा रहा है कि mx इज इक्वल टू 0 है। mx इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, ये मैट्रिक्स m, ये वेरिएबल है, मतलब ये कोई वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया 0, इसका मतलब सिस्टम होमोजेनियस, सिस्टम होमोजीनियस है, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इन मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन। इसका मतलब कि m का डिटरमिनेंट 0, इसका मतलब m का डिटरमिनेंट 0 होगा। तो पूछा जा रहा है तो ट्रेस क्या है m का, m का ट्रेस क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे m का, m का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा 1 1 1 बीटा 1 1 1 गामा, ये दिया है। चलिए इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट निकालने का ट्रिक बताया था, ये 1 यहाँ पर लिखाता है, ये गामा है, गामा यहाँ लिखाएगा, अल्फा यहाँ लिखाएगा, ये 1 यहाँ लिखाएगा। इसको ऐसे काटते जाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए तो ये 1 हो जाएगा। इसको काटिए तो ये कितना हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। फिर इसको काटिए और मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा कितना, फिर से 1 हो जाएगा। कितना हो गया, तो इसको प्लस कर दीजिए, तो यहाँ माइनस होगा, माइनस कर दीजिए। इसके बाद अब इधर से काटिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 1 गामा, यानी गामा हो गया, ये बन जाएगा बीटा, और फिर इधर वाला बन जाएगा अल्फा। कितना बन रहा है, ठीक, इसका डिटरमिनेंट कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। 1 प्लस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 1 दिया है, देखिए। ठीक है, 1, ये 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को ही हम लोग ट्रेस कहते हैं? तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू आया 3, इसका वैल्यू आया 3, तो बन गया। ये चाहिए ना, तो जी आ रहा है 3, सी गलत, बी गलत, ए गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, कंसीडर होमोजीनियस
system of equation ax is equals to 0 where a is n cross n real matrix then which of the following always false। ठीक है, ऐसा पूछ रहा है। देखिए सॉरी, सबसे पहले इसको समझते हैं। ऑप्शन ले देता हूँ इससे पहले। ax is equals to 0 देखिए अब समझिए क्वेश्चन को कह क्या रहा है। एक आपको होमोजीनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन सोचना है, कंसीडर सोचिए, ठीक। वो ax इज इक्वल टू 0 टाइप मतलब ये होना चाहिए ए मैट्रिक्स m क्रॉस n का होगा, ए मैट्रिक्स m क्रॉस n का होगा, ठीक। ये रियल मैट्रिक्स होना चाहिए एंड m जो है वो लेस देन n होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो कॉलम से कम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉल्स, कौन सा हमेशा फॉल्स होगा, यही कह रहा है, यही कह रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर तो देखिए जब भी नंबर ऑफ रो कम होता है नंबर ऑफ अननोन से, ठीक है। अननोन का मतलब यही कॉलम समझ लीजिए या नहीं तो वेरिएबल समझ लीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन से जब कम होगा, नंबर ऑफ अननोन से जब कम होगा तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। इसका सीधा सा एग्जांपल है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन कितना है, 2 गो है, और यहाँ पर इक्वेशन का एगो है, एगो है, तो इसका मतलब जब इसको मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 1, यही बनेगा, यही बनने वाला है ना। और इक्वेशन ये एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, ये 1, यही बनने वाला है। तो जब ऐसा बनता है तो इसका सॉल्यूशन कितना होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहा है कि कौन कौन सा फॉल्स है, तो ये क्या कह रहा है, इनफाइनाइट, ये कह रहा है कि ax हैज x इज इक्वल टू 0 हैज सॉल्यूशन। तो ये सही है कि गलत है, ये तो सही है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए तो ये वाला बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए। तो ये तो सही बात है, इसलिए इसको काट दिए। अब कह रहा है क्या कि ax इज इक्वल टू 0 हैज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है ना, गलत बात नहीं ना। क्या इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। तो ये वाला बात ये बोल रहा है क्या, गलत, जो इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अब ax इज इक्वल टू हैज ax इज इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, ये सही बात बोल रहा है, तो इस ऑप्शन के लिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि फॉल्स पूछ रहा है। डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज एटलीस्ट n माइनस m, क्या ऐसा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे। क्या यहाँ पर बात आया है, किसका, डायमेंशन की बात आई है, डायमेंशन की बात आई है, तो डायमेंशन की बात आई है तो इसका मतलब क्या लगाएंगे, फॉर्मूला कौन सा, नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन, यही होता है, ठीक। तो आप ही बताइए यहाँ पर ये जो नलिटी है, ठीक, ये नलिटी तो हम लोग को नहीं पता, नलिटी तो नहीं पता कितना है, ठीक है। जब नलिटी नहीं पता तो इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा ये रैंक कितना होगा, तो रैंक कह रहा है कि m लेस देन n है,
तो रैंक तो एटलीस्ट n से तो कम ही होने वाला है, सॉरी m से तो कम ही होने वाला है, तो रैंक हमेशा m से कम होगा। ठीक, डायमेंशन कितना दिया है, डायमेंशन आपका, डायमेंशन कितना दिया है, डायमेंशन डायमेंशन यहाँ पर n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अननोन कितना, नंबर ऑफ अननोन n है, तो ये नलिटी ऑफ t प्लस रैंक ऑफ t इज इक्वल टू n। इतना तक तो आ गया समझ में। इसके बाद ये जो नलिटी है, ये नलिटी, इस नलिटी का हमके बारे में कुछ नहीं पता हमको, ये क्या हो जाएगा, लेस देन हमेशा m होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर उधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा nt इज इक्वल्स टू n माइनस रैंक ऑफ t, यही होगा। अब ये जो nt है ये हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, n माइनस nt लेस देन, अब इसको कर लेते हैं इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी हमेशा लेस देन होगा m से, ये n माइनस एन टी इज लेस देन m, और यहां करेंगे जब हम लोग n माइनस m लेस देन एन टी, तो इसका मतलब ये देखिए, ये n माइनस m इस ये कम है किससे, एन टी से, तो इसका मतलब ये एटलीस्ट बोला है तो सही तो बोला है, इसका मतलब इसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा, इसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका कट गया, तो यहाँ पर फॉल्स के लिए सिर्फ एक ऑप्शन राइट है। ठीक, तो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होमोजीनियस खत्म हो गया, अब नॉन होमोजीनियस हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।